हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है 9 अगस्त के करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है गाइस, आप इनको कवर कर लीजिएगा। इसमें जो भी आपके डाउट्स आते हैं, जो भी आपका सजेशन है, फीडबैक है, सबको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी अपडेट्स आते हैं वो सब वहीं पे आते हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9 अगस्त के करंट अफेयर्स। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइस कि आर ओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए और एफ आर ओ मेंस के लिए मिनी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो जो भी कैंडिडेट्स आते हैं कि वो मिनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो वो कर सकते हैं। इन जो पीडीएफ्स हैं, ये इन सभी पीडीएफ्स की जो रेगुलर बेसिस पर अगर आपको अपडेट्स चाहिए, रेगुलर बेसिस पे पीडीएफ चाहिए रिवीजन करने के लिए, तो उसके लिए आप मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है रजाकर्स के ऊपर। न्यूज़ आ रही है कि कौन रजाकर्स कौन थे जिनको कल्पिट माना जा रहा है, जिनको एक्यूज़ माना जा रहा है कि वो जो 1971 के बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर के टाइम पे जो क्राइम्स हुए थे उसके वो कारक थे, उन्होंने ही ये काम किया था। तो 6 मेंबर हैं रजाकर बाहिनी के, अ लोकली रिक्रूटेड पैरामिलिट्री फोर्स दैट कोलैबोरेटेड विद द पाकिस्तान आर्मी ड्यूरिंग द 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। अब देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ उस टाइम पे भारत के साथ साथ 2 देश और बने, या पहले एक ही देश बना पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। लेकिन फिर पाकिस्तान अपने आप में एक देश जो बनने की कोशिश कर पा रहा था वो नहीं कर पाया, और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान टूटकर 2 अलग अलग देश बन गए। जो आज के टाइम पे वेस्ट पाकिस्तान है वो एक्चुअल में पाकिस्तान है, और जो ईस्ट पाकिस्तान है वो बांग्लादेश बन गया। तो 1971 तक ये इनके बीच में तनातनी चलती रही, खींचातानी चलती रही, लेकिन 1971 में जाके बांग्लादेश का या ईस्ट पाकिस्तान का लिबरेशन वॉर हुआ और उसको मुक्ति मिली और वो बांग्लादेश के रूप में निकल के आया। तो उस टाइम पे कुछ जो रजाकर थे उन्होंने पाकिस्तानी सेना का साथ दिया और बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा हॉरिफिक क्राइम्स करे। उन्होंने वर सेंटेंस टू डेथ फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी बाय बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ऑन थर्सडे जुलाई 28। तो बांग्लादेश की जो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल है उसने 6 मेंबर्स जो थे रजाकर बाहिनी के, उनको जो 1971 वॉर के टाइम पे जिनको कल्पिट माना गया था उनको जाके अब सज़ा मिली है। तो रजाकर्स कौन है अगर हम देखें तो रजाकर्स वर एन ऑक्सिलरी फोर्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी ड्यूरिंग द 1971 बांग्लादेश वॉर। तो एक रजाकर्स जो थे ये पाकिस्तान आर्मी के साथ दे रहे थे, ऑक्सिलरी फोर्स थी ये, जो उनके सहायक दल था, कह सकते हैं कि सहायक बल थे, सहायता कर रहे थे बस। कंपोज्ड ऑफ मोस्टली प्रो पाकिस्तानी बंगालीज। अब देखिए, ये वो लोग थे जो पाकिस्तान के प्रो थे, यानी कि पाकिस्तान के साथ में थे, बंगाली थे, बिहारी थे फ्रॉम बांग्लादेश। द अप्रॉक्सीमेट 50,000 रजाकर्स असिस्टेड द आर्मी इन रेड्स अगेंस्ट द लोकल पॉपुलेशन। तो देखिए, ये जो वहाँ पे रेड्स डाली गई उनमें जो पाकिस्तान की आर्मी थी उनके साथ साथ 50,000 रजाकर्स भी थे जिन्होंने वहाँ पे साथ दिया। रजाकर लिटरली मीन्स वॉलंटियर। रजाकर का मतलब क्या होता है? वॉलंटियर होता है, यानी कि जो भी स्व इच्छा से कुछ काम करना चाहे उस पर्सन को रजाकर कहते हैं, या हेल्पर कहते हैं पर्शियन में या उर्दू में। बट हैज़ कम टू मीन कोलैबोरेटर एंड इज़ एसोसिएटेड विद बिट्रेयल इन बांग्लादेश। तो उसको कोलैबोरेटर भी कहा गया, और बांग्लादेश वाले उनको बिट्रेयर कहते हैं कि यानी कि उन्होंने धोखा दिया है, कि रहे बांग्लादेश के थे भी बांग्लादेश के, लेकिन साथ पाकिस्तान का दिया। अकॉर्डिंग टू द एंथ्रोपोलॉजिस्ट नायनका मुखर्जी, इट इज़ यूज्ड एज एन एब्यूज़। वहाँ पर इस टाइम पे अगर हम देखें तो इस टाइम पे इसको गाली के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, एब्यूज़ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई पर्सन आपको पसंद नहीं है तो आप उसको रजाकर की संज्ञा दे सकते हैं। यानी रजाकर का मतलब हुआ कि बहुत ही एक अनप्लेजेंट पर्सन, यानी कि जिसको कोई पसंद नहीं करेगा। रजाकर मोस्टली कंसिस्टेड ऑफ उर्दू स्पीकिंग बिहारी मुस्लिम्स। देखिए कौन थे ये जो उर्दू स्पीकिंग थे, बिहार के मुस्लिम्स थे। एंड रिलीजियस पार्टीज़ दैट अपोज द सेपरेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। तो वो पार्टीज़ जो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान का जो सेपरेशन था उसके अगेंस्ट थे, ये उसके मेंबर्स थे, लाइक जमात इस्लामी या अल बदर और अल शम्स। एथनिक बिहार्स हु हैड मूव टू बांग्लादेश आफ्टर द पार्टीशन वर इन पर्टिकुलर डिनाउंस्ड एज फॉरनर्स एंड कोलैबोरेटर्स बाय अदर लोकल्स एज आर्ग्यूड बाय मुखर्जी इन हर बुक। 2015 में किताब आई थी, उसमें कहा गया द नेशनलिस्ट स्ट्रगल इन बांग्लादेश वॉज ब्रूटली सप्रेस्ड बाय द पाकिस्तानी आर्मी। तो जो नेशनलिस्ट स्ट्रगल चल रहा था उस टाइम पे बांग्लादेश में कि प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो वेस्ट पाकिस्तान है इस टाइम का, यानी कि जो पाकिस्तान है, वहाँ पर जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उर्दू है। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान जो है, कहने को वो पाकिस्तान था लेकिन वहाँ पे लोग उर्दू नहीं बोला करते थे, वहाँ पे लोग बंगाली बोला करते थे। तो जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो चाहते थे कि वे लोग भी, ईस्ट पाकिस्तान के लोग भी उर्दू बोलें, ना कि बंगाली बोलें। लेकिन वहाँ पे चाहे कोई मुस्लिम हो चाहे कोई हिंदू हो, सभी लोग बंगाली ही बोलते थे। तो लैंग्वेज अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो इस लैंग्वेज की वजह से कि जो उनके ऊपर लैंग्वेज थोपी जा रही थी
पाकिस्तान टूट गया। तो ये स्थिति भारत में भी हो सकती है कि भारत में अगर किसी एक लैंग्वेज को थोपा जाएगा पूरे देश पे कि वही लैंग्वेज पूरे देश में बोलें, तो जिस प्रकार से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए हैं, भारत में भी टुकड़े हो सकते हैं, भारत भी टूट सकता है। इसलिए सभी की लैंग्वेजेस को हमें रेस्पेक्ट करनी है। सारी लैंग्वेजेस अपने आप में समान हैं, सभी लैंग्वेजेस की अपनी एक महत्वता है, सभी की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। विद अ डेथ टोल बीइंग पैक्ड एट एनीवेयर फ्रॉम 3 लाख टू 3 मिलियन सिविलियंस, तो कहा जाता है 3 लाख से लेकर 30 लाख सिविलियंस मारे गए होंगे उस टाइम पे। 1 लाख से 4 लाख औरतों का, महिलाओं का रेप हुआ है। 25,000 से लेकर और 1,95,000 तक फोर्स्ड प्रेगनेंसीज हुई हैं वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें कही जा रही हैं। नेक्स्ट GS2 से न्यूज़ आती है कि कैबिनेट ने अप्रूव किया एक MOU बिटवीन DST, भारत का जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके बीच में, और सिंगापुर की जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री है उसके बीच में एक MOU साइन हुआ है। किस चीज़ के लिए? कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, और इनोवेशन यानी कि नवाचार के क्षेत्र में एक MOU साइन हुआ है कोऑपरेशन करने के लिए। नेक्स्ट, एक कैबिनेट ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के बीच में, यानी कि जो MNRE भारत की है और एक जो इरेना है यानी कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के बीच में। तो एम जो है इस एग्रीमेंट का वो ये है कि हमें एक एम्बिशियस लीडरशिप और एक नॉलेज बेस्ड ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन करना है कि भारत जो है ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़े, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़े। उसके बाद कैबिनेट ने एक और अप्रूवल दिया है। उसने कहा है कि जो कैटेगराइजेशन है कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि CDRI का जो हेडक्वार्टर बनेगा, यानी कि जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में बनेगा एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे दिया गया है। एंड साइनिंग ऑफ द हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट, एक हेडक्वार्टर एग्रीमेंट भी साइन किया गया है विद CDRI फॉर ग्रांटिंग इट द एग्जामिशंस, इम्यूनिटीज़ एंड प्रिविलेजेस एज कंटेम्पलेटेड अंडर द यूनाइटेड नेशंस एक्ट 1947। तो यूनाइटेड नेशंस का जो एक्ट है 1947 का, जिस टाइम पे यूनाइटेड नेशंस 1945 में तैयार हुआ, उसके बाद 1947 का जो यूनाइटेड नेशंस का एक्ट है प्रिविलेजेस का और इम्यूनिटीज़ का, तो उसके तहत CDRI को, यानी कि जो कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि अपना में एक वैश्विक संस्था है, एक ग्लोबल बॉडी है, तो उसको उसी तरह के प्रिविलेजेस दिए गए हैं जिस तरह की यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि एक ग्लोबल बॉडी को दिए जाएंगे। दिस विल प्रोवाइड CDRI एज एन इंडिपेंडेंट एंड इंटरनेशनल लीगल पर्सोना, तो एक तो इससे स्वतंत्र हो गई है और एक इंटरनेशनल लीगल पर्सोना उसको मिल गया है, सो दैट इट कैन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कैरी आउट इट्स फंक्शंस इंटरनेशनली। तो उसकी वजह से वो क्या कर सकती है, कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से अपने काम कर सकती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सिंस इट्स लॉन्च 31 कंट्रीज़, 31 जब से ये लॉन्च हुई है तब से 31 कंट्रीज़, 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और 2 प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस ने मेंबरशिप ली है CDRI की, यानी कि 31 देश हुए और 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं और 2 निजी क्षेत्र के संगठन हैं। तो वो जो CDRI है, यानी कि कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रिस्क रेजिलियंस के जो स्ट्रक्चर है, उससे उन लोगों ने अपना कोएलिशन किया है या वहाँ पे शामिल हो गए हैं। CDRI has been expanding its membership consistently by attracting a wide variety of economically advanced countries। तो वो कई जो इकोनॉमिकली एडवांस कंट्रीज़ हैं, यानी कि ऐसे देश हैं जो प्रबुद्ध देश हैं, जिनके पास पावर है, पैसा है, उनको वो अट्रैक्ट कर रहा है CDRI। डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी कर रहा है एंड कंट्रीज़ दैट आर मोस्ट वनरेबल टू क्लाइमेट चेंज, और उन देशों को भी अट्रैक्ट कर रहा है जो वनरेबल हैं क्लाइमेट चेंज के, यानी कि जहाँ पर क्लाइमेट चेंज का असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। जैसे कि छोटे देश जो समुद्र के पास देश हैं, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से वो देश डूबते जा रहे हैं। तो 28 अगस्त 2019 को भारत की जो कैबिनेट थी उसने अप्रूव किया था कि सेटिंग अप ऑफ CDRI विद इट्स सेक्रेटेरिएट इन न्यू दिल्ली अलॉन्ग विद द सपोर्ट ऑफ ₹480 करोड़। तो 480 करोड़ रुपए के साथ भारत की कैबिनेट ने कहा कि एक CDRI बनाया जाएगा भारत में, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में होगा। द सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्व्स एज अ कॉर्पस फॉर CDRI टू फंड टेक्निकल असिस्टेंस एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस। तो एक रिसर्च प्रोजेक्ट चलाने के लिए, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए उसको एक इम्पिटस मिला, एक उसको सहायता मिली। सेटिंग अप द सेक्रेटेरिएट ऑफिस एंड कवरिंग रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम 2019-20 से लेकर 2023-24 तक। CDRI को लॉन्च किया गया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट ऑन द 23 सितंबर 2019 एट न्यूयॉर्क। तो जो 2019 में UNFCCC की जो मीटिंग हुई थी 23 जो सितंबर 2019 में यूनाइटेड नेशंस का जो क्लाइमेट एक्शन समिट हुआ था, CDRI को वहाँ पे लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। इट इज़ द सेकंड मेजर ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये दूसरा अपने आप में एक मेजर ग्लोबल इनिशिएटिव है जो भारत सरकार ने लॉन्च किया है दुनिया में, एंड इज़ अ डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इंडियाज़ लीडरशिप रोल इन क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रेजिलियंस
मैटर्स। इससे पहले क्या था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, क्या वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस था या कोई और चीज़ थी, ये चीज़ आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। CDRI इज़ अ ग्लोबल पार्टनरशिप। देखिए CDRI अपने आप में क्या है, ग्लोबल पार्टनरशिप है। जितनी भी अलग अलग देशों की सरकार हैं उनका, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज़ का, प्रोग्राम्स का, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स और फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स की, यानी कि सब चीज़ें मिलकर काम करना चाह रही हैं। इस वजह से क्योंकि डिज़ास्टर तो हो रहे हैं, अब उन डिज़ास्टर्स का रेजिलिएंट अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दें, यानी कि हम ऐसी बुनियादी जो ढांचा जो है हम वो ऐसा तैयार करें, जो बिल्डिंग्स हैं वो ऐसी बनाएं जिन पे डिज़ास्टर का इतना ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, तो जिससे कि जान माल का नुकसान कम से कम हो, उसके लिए इसको बनाया जा रहा है। The private sector, academic and knowledge institutions that aims to promote the resilience of infrastructure systems to climate and disaster risks, thereby ensuring sustainable development. नेक्स्ट आता है NIUA's C-Cube and WRI India launched the India Forum for Nature Based Solutions। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट है अर्बन अफेयर्स का और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट है भारत का, उसने एक नेशनल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है टू मेन स्ट्रीम इकोसिस्टम बेस्ड सर्विसेज, यानी कि जो पर्यावरण से रिलेटेड जो सर्विसेज होते हैं एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, और जो प्राकृतिक सॉल्यूशंस हैं किस चीज़ के लिए, टू बिल्ड अर्बन क्लाइमेट रेजिलियंस, की शहरी क्षेत्रों में क्लाइमेट रेजिलियंस करने के लिए, उसको क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने के लिए, अर्बन क्लाइमेट को अगर हम कहें तो उसके लिए इन्होंने एक जो प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च किया है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज़, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया एंड देयर पार्टनर्स टुडे लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल कोएलिशन प्लेटफॉर्म। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भारत का पहला नेशनल कोएलिशन प्लेटफॉर्म है जो कि शहरी क्षेत्र पर डिपेंड करेगा, शहरी क्षेत्रों के लिए है, फॉर अर्बन नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस एट द 11th वर्ल्ड अर्बन फोरम इन पोलैंड। तो जो 11वां वर्ल्ड अर्बन फोरम हुआ पोलैंड में, वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे वाले एग्जाम्स पे जो पूछा जाएगा। इकोसिस्टम बेस्ड सर्विसेज एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। अब देखिए इकोसिस्टम पे बेस्ड सर्विसेज हैं यहाँ पे और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं। ये फास्ट इमर्जिंग एज कॉस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल वेज टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। तो ये बहुत तेज़ी से उभरते हुए तरीके हैं जो कि अपने आप में कॉस्ट इफेक्टिव हैं, यानी कि अगर हम पैसे के हिसाब से देखें तो वहाँ पे भी कॉस्ट इफेक्टिव पड़ते हैं, और सस्टेनेबल वेज हैं, यानी कि सतत तरीके हैं जिनसे कि हम काम कर सकते हैं टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। तो जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं तो उसको फेस करने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर हैं, जैसे कि चाहे वो गर्मी हो, अर्बन फ्लडिंग हो, शहरी क्षेत्रों में जो फ्लड आ जाते हैं, एयर एंड वाटर पोल्यूशन हो या स्टॉर्म सर्ज हो। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट अर्बन सिस्टम इन द वर्ल्ड। अब देखिए सिंपल सी बात है, भारत जो है दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट अर्बन सिस्टम है एंड 11% ऑफ द टोटल ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन लिव्स इन इंडियन सिटीज़। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरी विश्व की जो शहरी जनसंख्या है उसका 11% जो रह रहा है वो भारत के शहरों में रह रहा है। तो टोटल ग्लोबल अर्बन पॉपुलेशन, अगर हम ये मान के चलें कि पूरे विश्व के शहरों में कुल 100 लोग रहते हैं तो 100 में से 11 लोग जो हैं वो भारत के शहरों में रहते हैं। द यूनाइटेड नेशन एस्टिमेट्स दैट अराउंड 416 मिलियन यानी कि 41.6 करोड़ पीपल विल बी एडिड टू आवर अर्बन पॉपुलेशन बिटवीन 2018 एंड 2050। तो 2018 से 2050 के बीच में 41 करोड़ लोग और ऐड हो जाएंगे शहरी जनसंख्या के अंदर। इंडियन सिटीज़ कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 70% टू द नेशनल जीडीपी। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भारत के जो शहर हैं वो भारत की जीडीपी में करीब करीब 70% तक कंट्रीब्यूट करते हैं, वाइल अकाउंटिंग फॉर 44% ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं वो 44% करते हैं शहर, यानी अगर शहर 44% कर रहे हैं तो पूरा बाकी जो बचा हुआ गाँव का क्षेत्र है और जो पूरा देश है वो बाकी का बचा हुआ 56% कर रहा है। लेकिन जो भारत की जीडीपी में जो ऐड हो रहा है वो भारत के शहर कर रहे हैं करीब करीब 70%। तो 30% का जो एरिया बचा वो बाकी गांव ग्रामीण क्षेत्र का जो एरिया है वो 30% ऐड कर रहा है। 11th जो वर्ल्ड अर्बन फोरम है वो कोटावाइस में हुई पोलैंड में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछा सकता है आपसे कि वर्ल्ड अर्बन फोरम कहाँ पे हेल्ड हुई, तो ये कहाँ पे हुई, पोलैंड में हुई है। नेक्स्ट आता है GST से न्यूज़ आ रही है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है डीरेगुलेशन ऑफ सेल ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल। तो कैबिनेट ने कहा है कि हम डीरेगुलेट कर रहे हैं कि जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल है, कि अभी तक क्रूड ऑयल हम कुछ तो बाहर से मंगाते हैं और कुछ भारत में भी होता है, तो जो भारत में हो रहा है क्रूड ऑयल उसको भी अब डीरेगुलेट करने की बात की जा रही है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको प्रधानमंत्री चेयर करते हैं, हैज़ अप्रूव्ड डीरेगुलेशन ऑफ सेल ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल। कब से लेके 1 अक्टूबर से, तो 1 अक्टूबर 2022 से इसको कर दिया जाएगा। दिस विल इंश्योर मार्केटिंग फ्रीडम
फॉर ऑल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑपरेटर्स। तो इसकी वजह से मार्केटिंग फ्रीडम आ जाएगी कि यानी कि जो तेल को उत्पाद कर रहे हैं तेल का, यानी कि एक्सप्लोर कर रहे हैं, पहली बात तो ज़मीन के अंदर से निकाल रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये जो ऑपरेटर्स हैं यानी कि जो कंपनी इसमें लगी हुई है वो अब आराम से मार्केट में तेल को बेच सकती है जो वो उत्पाद निकाल रहे हैं ज़मीन के अंदर से। ऑल E&P कंपनीज विल नाउ बी फ्री टू सेल क्रूड ऑयल फ्रॉम देयर फील्ड्स इन डोमेस्टिक मार्केट। तो भारत का जो डोमेस्टिक मार्केट है यानी कि बाहर नहीं बेच सकते, लेकिन भारत के अंदर बेच सकते हैं जो भी तेल वो निकालते हैं ज़मीन के अंदर से। गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ जैसे कि रॉयल्टी सेस विल कंटिन्यू टू बी कैलकुलेटेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस अक्रॉस ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज़ हैं जैसे कि रॉयल्टी है, सेस है, वो सब चलता रहेगा। एज अर्लियर एक्सपोर्ट्स विल नॉट बी परमिसिबल। बस इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्सपोर्ट्स परमिसिबल नहीं है, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बाकी सब काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड ऑफ उड़ीसा कोस्ट। तो एक अभ्यास लॉन्च किया गया है, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में कि ये अभ्यास एक मिसाइल की तरह से सिस्टम है, इसको लॉन्च किया गया है। ये एक अपने आप में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। तो अभ्यास जो है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट was सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चंदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। तो ये ध्यान रखिए कि चंदीपुर कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है, जहाँ पे फ्लाइट टेस्ट होते रहते हैं। अभ्यास को डिज़ाइन किया है DRDO ने, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। द एयर व्हीकल वाज लॉन्च्ड यूजिंग ट्विन अंडरस्लंग बूस्टर्स विच प्रोवाइड द इनिशियल एक्सेलरेशन टू द व्हीकल। तो देखिए जो ये अंडरस्लंग बूस्टर्स हैं, देखिए ये बूस्टर्स हैं, दो जो बूस्टर्स लगे हुए हैं, यहाँ से इसको पावर मिलती है। इट इज़ पावर्ड बाय अ स्मॉल गैस टर्बाइन इंजन टू सस्टेन अ लॉन्ग एंड्योरेंस फ्लाइट। तो एक स्मॉल छोटा सा एक गैस का टर्बाइन इंजन है जो उसमें फ्लाइट को एंड्योरेंस देता है, यानी कि लंबी दूरी तक ये तय कर सकता है। द टारगेट एयरक्राफ्ट इज इक्विप्ड विद माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम फॉर नेविगेशन। तो नेविगेशन के लिए भी इसमें सिस्टम लगे हुए हैं कि नेविगेट कर सकता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मैप्स का इस्तेमाल कर सकता है। अलॉन्ग विद द फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर फॉर गाइडेंस एंड कंट्रोल अलॉन्ग विद इंडिजिनस रेडियो ऑल्टीमीटर। तो यानी कि जो हाइट के लिए है, जो बाद में लॉन्च होने के बाद कंट्रोल है, वो भी लोगों के हाथ में रहता है, साइंटिस्ट्स के हाथ में, कि अगर हमें अपने टारगेट मूव कर रहा है तो जो मिसाइल है या जो लॉन्च व्हीकल है ये भी मूव करता रहेगा। फॉर एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन बिटवीन द ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन एंड द टारगेट एयरक्राफ्ट। बेसिकली टारगेट एयरक्राफ्ट के लिए है कि एयरक्राफ्ट पे अगर हिट करना है उसके लिए है। द व्हीकल इज़ प्रोग्राम्ड फॉर फुल्ली ऑटोनोमस फ्लाइट। तो फुल्ली ऑटोनोमस फ्लाइट के लिए इसको प्रोग्राम किया गया है। नेक्स्ट आता है न्यू जीनस ऑफ ट्री श्रू फ्रॉम रामनगर इन जम्मू एंड कश्मीर कैन प्रोवाइड अ प्रिसाइज एज एस्टिमेट फॉर द लोकेलिटी। तो एक ट्री श्रू करके एक जानवर है जो पाया गया है जम्मू कश्मीर के रामनगर में, और वो एक प्रोवाइड करेगा प्रिसाइज एज एस्टिमेट फॉर द लोकेलिटी। तो फॉसिल्स ऑफ अ स्मॉल मैमल रिजेंबलिंग स्क्विरल्स कॉल्ड ट्री श्रू। देखिए ये इसके फॉसिल मिले हैं जो कि बिल्कुल एक गिलहरी के रूप में दिखता है, बिलोंगिंग टू अ न्यू जीनस एंड स्पीशीज़ फ्रॉम रामनगर इन JNK। अगर आप कभी भी जब जम्मू में एंटर करने वाले होते हैं तो वहाँ के आसपास ही एरिया पड़ता है रामनगर का, और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो ग्रीनरी है, बायोडाइवर्सिटी है, वो देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, तो वहीं पे ये फॉसिल भी देखने को मिलेंगे। दिस ट्री श्रू करेंटली रिप्रेजेंट्स द ओल्डेस्ट रिकॉर्ड ऑफ फॉसिल ट्यूपाइड्स इन द शिवालिक्स एक्सटेंडिंग देयर टाइम रेंज बाई 2.5 to 4 million ईयर्स इन द रीजन। फिर शिवालिक सेडिमेंट्स डॉक्यूमेंट द इवोल्यूशन ऑफ मैनी मेमेलियन ग्रुप्स। तो देखिए जो शिवालिक के सेडिमेंट्स हैं, क्योंकि वहाँ पे शिवालिक रेंज पड़ती है, तो शिवालिक के जो सेडिमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट करते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है कई सारे मेमेलियन ग्रुप्स का, मैमल्स का, जो मिडल मायोसीन से लेके प्लिस्टोसीन एज तक। उसमें ट्री श्रूस भी हैं, हेजहॉग्स भी हैं और दूसरे छोटे मैमल्स भी हैं। ट्री श्रू इन पर्टिकुलर आर वेरी रेयर एलिमेंट्स ऑफ द फॉसिल रिकॉर्ड। देखा जाए विद ओनली अ फ्यू स्पीशीज़ नॉन थ्रू आउट द एंटायर सीनोजोइक एरा। तो सीनोजोइक एरा के दौरान ये कुछ ही मिले हैं, फ्यू स्पीशीज़ ही मिली है इनमें से, लेकिन कुछ मिली हैं। नेक्स्ट आता है CSIR टेक्नोलॉजीज़ फॉर रूरल लाइवलीहुड। तो CSIR जो है यानी कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप की है रूरल लाइवलीहुड के लिए, यानी कि ग्रामीण परिवेश में लोग रहते हैं उनके जो आजीविका के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की गई हैं। तो CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन पॉलिसी रिसर्च, उन्नत भारत अभियान एंड विज्ञान भारती हैव जॉइंटली अंडरटेकन अ मेजर इनिशिएटिव। तो तीन लोगों ने मिलके, तीन डिपार्टमेंट्स ने मिलके, एक तो CSIR NISCPR यानी कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट है साइंस कम्युनिकेशन का और पॉलिसी रिसर्च का, उसके बाद उन्नत भारत अभियान और एक विज्ञान भारती ने एक जॉइंटली अंडरटेक किया है मेजर इनिशिएटिव फॉर द डिससेमिनेशन ऑफ CSIR टेक्नोलॉजीज़ की। जो CSIR की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों तक कैसे पहुँचें, टू क्रिएट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरिया। तो देखिए CSIR
देश के स्तर पे कई सारी टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करता रहता है, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है और बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों तक वो टेक्नोलॉजी पहुंच ही नहीं पाती जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों का कुछ विकास हो सके। तो अब ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर, जिसमें CSIR खुद है, उसने ये एक बीड़ा उठाया है, ये स्टेप लिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों तक इन टेक्नोलॉजीज़ को पहुंचाया जाएगा जिससे कि लोगों को इसके बारे में पता चल सके। NMDC बिकम्स द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ हैदराबाद मैराथन, और जो NMDC है वो टाइटल स्पॉन्सर बना है। इंडियाज़ माइनिंग मेजर NMDC हैज़ पार्टनर्ड विद हैदराबाद रनर सोसाइटी फॉर द हैदराबाद। देखिए यहाँ से ये न्यूज़ चेंज हो रही है, ये चीज़ यहाँ पे मिक्स हो गई है, तो इसको ध्यान रख दीजिएगा कि यहाँ से ये न्यूज़ चेंज है, ये डिफरेंट न्यूज़ है कि NMDC जो है यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो टाइटल स्पॉन्सर बना है हैदराबाद मैराथन का। इंडिया की जो माइनिंग मेजर है NMDC हैज़ पार्टनर्ड विद हैदराबाद रनर सोसाइटी फॉर द हैदराबाद मैराथन, जो कि 27 अगस्त और 28 अगस्त को होने जा रही है। NMDC हैज़ बिकम द टाइटल स्पॉन्सर फॉर हैदराबाद मैराथन दिस ईयर ऑनवर्ड्स। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आगे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इसके ऊपर कि क्रिप्टो जैकिंग क्या है, जो आजकल नया कॉन्सेप्ट आया है क्रिप्टो जैकिंग का। द साइबर अटैक कैरिड आउट बाय क्रिप्टो माइनर्स। तो जो क्रिप्टो माइनर्स है यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी के लिए माइनिंग करते रहते हैं, तो जो क्रिप्टो माइनर्स हैं उन्होंने क्या साइबर अटैक करके क्रिप्टो जैकिंग के क्या प्रोसेस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्रिप्टो जैकिंग अटैक्स ऑन कंप्यूटर सिस्टम हैव गॉन अप बाय 30% टू 66.7 मिलियन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2022 कंपेयर टू द फर्स्ट हाफ ऑफ लास्ट ईयर। तो 2022 के अगर हम पहले 6 महीने देखें तो पहले 6 महीनों में 66.7 मिलियन टाइम्स क्रिप्टो जैकिंग के जो अटैक्स हैं वो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में कंप्यूटर्स में हुए हैं। तो क्रिप्टो जैकिंग क्या है? क्रिप्टो जैकिंग इज़ अ साइबर अटैक वेर इन अ कंप्यूटिंग डिवाइस इज़ हाईजैक्ड। तो इसको हाईजैक कर लिया जाएगा एक तरह से आपके कंप्यूटर को, आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, और जो हाईजैकर है यानी जिसने उस पर अटैक किया है वो उसमें कुछ भी काम कर सकता है, उसमें से कुछ भी डिटेल्स निकाल सकता है। एंड कंट्रोल्ड बाय द अटैकर एंड इट्स रिसोर्सेज आर यूज्ड टू इलिसिटली माइन क्रिप्टो करेंसी। और उसके बाद वो क्या करता है कि उस कंप्यूटर को यानी कि आपके कंप्यूटर को वो यूज़ कर सकता है माइनिंग करने के लिए अपनी क्रिप्टो करेंसी के लिए। इन मोस्ट केसेस द मैलिशियस प्रोग्राम इज इंस्टॉल्ड व्हेन द यूज़र क्लिक्स ऑन एन अनसेफ लिंक। मान लीजिए कोई अनसेफ लिंक है और आपको पता ही नहीं है और आपने उस पर लिंक पे क्लिक कर दिया, तो एक जो ख़राब प्रोग्राम था, मैलिशियस प्रोग्राम था, वो आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और विजिट्स एन इन्फेक्टेड वेबसाइट, और आप किसी इन्फेक्टेड वेबसाइट पर अगर विजिट करेंगे तो भी हो जाएगा ये। एंड अननोइंगली प्रोवाइड्स एक्सेस टू देयर इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस। तो वाई इज क्रिप्टो जैकिंग डन? तो ये क्यों किया जा रहा है? तो कॉइन माइनिंग इज़ अ लेजिटिमेट कॉम्पिटिटिव प्रोसेस यूज टू रिलीज न्यू क्रिप्टो कॉइन्स। अब देखिए क्रिप्टो करेंसी को बनाने के लिए जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग होती है वो बहुत ही एक कम्बरसम प्रोसेस है, एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे उसमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हो, और बहुत बड़े बड़े जो कंप्यूटर्स हैं बहुत ज़्यादा डेटे की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी क्योंकि होता है इसके अंदर। तो अब ये जो क्रिप्टो माइनर्स हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने कंप्यूटर के साथ साथ दूसरे पर्सनस के कंप्यूटर को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जिससे कि उनकी क्रिप्टो माइनिंग हो सके। इट इन्वॉल्व सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स टू जनरेट ब्लॉक्स और वेरीफाइड ट्रांजैक्शंस। तो इसमें ब्लॉक्स बनाने पड़ते हैं, जो ब्लॉक टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्योंकि डिपेंडेंट है क्रिप्टो करेंसी, तो वहाँ पे ब्लॉक्स बनाने पड़ते हैं। The reward for the first miner who successfully manages to update the crypto ledger through this route is crypto coins. But the race to crack this 64-digit hexadecimal number code needs considerable computing power involving state-of-the-art hardware and electrical power to keep the systems involved up and running. अब देखिए उसको चलते रहने के लिए बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत रिक्वायरमेंट होती है। तो क्रिप्टो जैकर्स को ऑप्ट डिवाइसेस, सर्वर्स एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूज़ देयर रिसोर्सेज फॉर माइनिंग। तो क्रिप्टो जैकर्स अब क्या करते हैं कि वो डिवाइस अपने तो यूज़ कर ही रहे हैं, वो चाहते हैं कि किसी और के डिवाइस भी उनको मिल जाएँ। दे यूज़ द यूज़ ऑफ स्टोलन और क्रिप्टो जैक्ड रिसोर्सेज स्लैशेज द कॉस्ट इन्वॉल्व इन माइनिंग। तो इससे क्या होगा कि मान लेते हैं कि ये क्रिप्टो जैकर है और उसने आपका अगर किसी का कंप्यूटर हाईजैक कर लिया, तो वो क्या करेगा कि जो काम उसको करना है वो अब आपके कंप्यूटर के थ्रू कर पाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा? बाद में आपको तब पता चलेगा कि अगर आपके कंप्यूटर का जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो गया, कंप्यूटर जल्दी गर्म हो जाता है, आपका लैपटॉप जल्दी गर्म हो जाता है, या आपका कंप्यूटर जल्दी गर्म हो जाता है, बंद हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि आपके कंप्यूटर में कुछ दिक्कत आ गई है, कोई इसने उसको हाईजैक किया है या उसमें कोई वायरस आ गया है। जबकि जो क्रिप्टो जैकर है उसका काम जो है बैकग्राउंड में वो कंप्यूटर अपने आप करता रहेगा। तो क्रिप्टो जैकिंग इज़ हार्ड टू डिटेक्ट। अब देखिए बहुत ही मुश्किल है कि आप इसको डिटेक्ट कर पाएँ, पता लगा पाएँ कि आपके कंप्यूटर में किसी ने अफेक्ट किया है नहीं किया। एंड द विक्टिम्स ऑफ दीज अटैक्स
mostly remain unaware that their systems have been compromised. Some telltale signs are the device slowing down. अब देखिए कुछ क्या कारण है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि स्लोइंग डाउन हो जाएगा, यानी आपका डिवाइस जो है स्लो डाउन हो गया है, बहुत धीरे चल रहा है, हीटिंग अप बहुत ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहा है, और द बैटरी गेटिंग ड्रेन्ड फास्टर देन यूजुअल, या आपकी जो लैपटॉप की जो बैटरी है वो तेज़ी से ख़त्म हो रही है, ना कि पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अगर अब तेज़ी से ख़त्म हो रही है इसका मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है, किसी ने उस पर अटैक किया है. अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल्स बिजनेसेस टू आर ऑन द टारगेट लिस्ट ऑफ क्रिप्टो जैकर्स. तो इंडिविजुअल्स के अलावा यानी कि जो इंडिविजुअल पर्सन है वो तो क्रिप्टो जैकर्स के टारगेट में है ही, साथ साथ जो बिजनेसेस हैं यानी कि जो व्यापारी हैं, जो बड़े बड़े व्यापार हैं, बिजनेस हाउसेस हैं, वो भी क्रिप्टो जैकर्स के टारगेट पे हैं, उनके ऊपर भी वो अटैक कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है लायंस फ्यूचर एंड चीताज पास्ट. अब देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चीता को लाया जा रहा है भारत में. तो 4 मेल एंड 4 फीमेल अफ्रीकन चीताज विल बी इम्पोर्टेड फ्रॉम नामीबिया इन अगस्त टू इस्टेब्लिश द चीता इनटू इट्स हिस्टोरिकल रेंज. अब देखिए भारत में चीता 1950 के करीब तक हुआ करते थे, लेकिन उस टाइम पे लास्ट में 1943 के आसपास, 1943 के आसपास लास्ट जो राजाज हुआ करते थे उन्होंने जो भारत में आखिरी चीते थे उनको मार दिया गया था हंटिंग के दौरान. तो 4 मेल और 4 फीमेल अफ्रीकन चीता को नामीबिया से, नामीबिया की कैपिटल क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे. नामीबिया अफ्रीका का कैसा देश है, कोस्टल कंट्री है या इनलैंड कंट्री है, यानी कि क्या नामीबिया से समुद्र की सीमा लगती है, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे. और नामीबिया के जो पड़ोसी मुल्क हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जो नामीबिया से बाउंड्री लगाते हैं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे. तो 4 मेल और 4 फीमेल अफ्रीकन चीता जो हैं उनको लाया गया है नामीबिया से. चीता विल बी केप्ट इन एनक्लोजर्स टू गेट देम एक्वेंटेड विद ईच अदर एंड मेक देम हैबिचुअल ऑफ हंटिंग इंडियन प्रे स्पीशीज़ बिफोर द रिलीज़. तो उनको रिलीज़ करने से पहले उनको कुछ समय एनक्लोजर में रखा जाएगा और उनको ये दिखाया जाएगा या ट्रेन किया जाएगा, आप कह सकते हैं कि ऑटोमेटिकली वो ट्रेन होंगे खुद ब खुद, उनको एक्वेंट करवाया जाएगा जिससे कि वो जान पहचान पाएँ कि भारत में जो मिलने वाले प्रे स्पीशीज़ हैं, इनकी जो उनके शिकार हैं, उनको वो पहचान पाएँ और उनको पकड़ने की कोशिश करने लगें. आफ्टर दैट दे विल बी रिलीज इन अ फेज्ड मैनर एंड मॉनिटर. और उसके बाद ये भी कहा जाएगा कि जो 8 जो मेंबर्स आ रहे हैं चीता फैमिली के, 4 मेल हैं 4 फीमेल हैं, वे 8 एक दूसरे को जान सकें और धीरे धीरे फिर उनको वाइल्ड में रिलीज़ किया जाएगा, जंगल में रिलीज़ किया जाएगा, जिससे कि वो अपने आगे की ज़िंदगी जी सकें. If this process is successful, a few other smaller cheetah reserves will be created in Rajasthan and elsewhere in MP with the help of fresh supplies from Africa. और अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहता है, ये जो प्रोसेस है जो करने जा रहे हैं भारत, ये सक्सेसफुल रहता है तो उसके बाद क्या किया जाएगा, राजस्थान के अंदर और MP के अंदर कुछ और रिजर्व्स बनाए जाएंगे चीता के लिए और अफ्रीका से कुछ और चीता उसको भारत में लाया जाएगा. व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद चीता कंजर्वेशन प्लान. अब देखिए चैलेंजेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि जब चीता को लाया जा रहा है, एक नए स्पीशी को आप ला रहे हैं, कहने को स्पीशी पुरानी है क्योंकि भारत में पहले हुआ करती थी, लेकिन ये चीता थोड़े से डिफरेंट होंगे एज़ कंपेरिजन टू अफ्रीकन चीता से. द प्रोजेक्ट्स पॉपुलेशन वायबिलिटी एनालिसिस हैज़ शोन अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म चीता परसिस्टेंस और प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस इन अ फ्यू कंडीशन. तो देखिए कुछ दिक्कतें तो आई ही आएंगी. क्या कि इफ़ द चीता पॉपुलेशन एक्सीड 50 इंडिविजुअल्स की, अगर 50 से बढ़ गए तब क्या होगा, है ना. व्हेन स्मॉलर पॉपुलेशंस आर मैनेज्ड एज एन इंटरकनेक्टेड मेटा पॉपुलेशन. द सॉल्यूशन लाइज इन द साउथ अफ्रीकन मॉडल. देखिए सॉल्यूशन कहाँ पे है, वो साउथ अफ्रीका के मॉडल में है. द पीरियोडिकल ट्रांसलोकेशन ऑफ इंडिविजुअल एनिमल्स फ्रॉम वन फेंस्ड ऑफ रिजर्व टू अनदर वॉज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी. तो जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं कि कुछ समय पे कुछ चीतास को एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफ़र करें जिससे कि वहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी बनी रहे. हाउएवर इवन विद दिस मॉडल देयर आर मैनी इशूज़ दैट रिक्वायर अटेंशन. व्हाट आर द कंसर्न्स क्या है. पहली बात तो है हैबिटेट कनेक्टिविटी की. अब चीता को बहुत बड़ी हैबिटेट चाहिए, बहुत बड़ा एरिया चाहिए जहाँ पे वो घूम सकते हैं, क्योंकि चीता जो हैं भारत के क्या दुनिया के फास्टेस्ट रनिंग एनिमल है, यानी कि ज़मीन पे दौड़ने वाला सबसे तेज़ जानवर कौन सा है, वो चीता है. तो वो काफ़ी लंबी रन लगाता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए. तो इन इंडिया देर इज़ नॉट मच नेचुरल कनेक्टिविटी फॉर चीता टू ट्रैवल फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर. देखिए चीता के पास, क्योंकि अफ्रीका तो बहुत बड़ा एक कॉन्टिनेंट है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जंगल वाला एरिया है जहाँ पे जानवर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होकर जा सकते हैं, ट्रैवल करके जा सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है. विदाउट हैबिटेट कनेक्टिविटी मेटा पॉपुलेशंस कैन नॉट बी सेल्फ सफिशिएंट टू परफॉर्म देयर इकोलॉजिकल रूल्स. तो देखिए वहाँ पे अगर हैबिटेट कनेक्टिविटी नहीं होगी तो भारत के अंदर ये दिक्कत आएगी कि वो जेनेटिकली वायबल नहीं होंगे, यानी कि आगे बेबीज़ प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा. अगर बेबी प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे तो बात फिर वहीं की वहीं रह जाती है कि चीता की पॉपुलेशन जो भारत में डेवलप होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाएगी.
ह्यूमन इंटरवेंशंस की बात भी है कि द कंजर्वेशन मॉडल दैट रिक्वायर्ड ह्यूमन इंटरवेंशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ चीता विल रिड्यूस प्रोटेक्टेड एरियाज टू ग्लोरीफाइड ओपन जूस। अब देखिए, अगर ह्यूमन इंटरवेंशन रहेगा यहाँ पे, अगर इंसान का दखलंदाजी रहेगी सिर्फ इस वजह से कि ये देख सकें कि वहाँ पे ठीक से वो रह रहे हैं नहीं रह रहे, या उनकी पॉपुलेशन आगे बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, तो अपने आप में क्या होगा, ये उस प्रोटेक्टेड एरिया को यानी कि उस नेशनल पार्क को नेशनल पार्क ना रह के हम ये कह सकते हैं कि एक अपना आप में एक जू है, कैसा ओपन जू है, क्योंकि इंसान फिर भी दखलंदाजी वहाँ पे कर रहा है, तो इसलिए इस वजह से वो एक ओपन जू की संज्ञा आप उसको दे सकते हैं। अनक्लियर ऑब्जेक्टिव्स, द चीता प्रोजेक्ट ऑल्सो प्रोमिस टू बेनिफिट एंडेंजर्ड ग्रासलैंड स्पीशीज। अब देखिए, चीता प्रोजेक्ट जो है अब ये भी प्रॉमिस करता है कि उससे एंडेंजर्ड जो ग्रासलैंड स्पीशीज़ हैं, जैसे कि एंडेंजर्ड इंडियन वुल्व्स हैं, नियर एक्सटेंट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं, इनकी भी हेल्प कर सकता है। हाउएवर इट इज़ नॉट क्लियर हाउ इट विल हैपन, क्योंकि चीता के लिए जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो तो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल प्रे हो सकता है, यानी कि क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उड़ भी नहीं पाती है ये पक्षी, तो ईजिली चीता के पकड़ में आ सकती है। तो जब चीता के पकड़ में आ जाएगी तो चीता तो उसको मार के खा जाएगा। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वैसे ही भारत में इसकी जनसंख्या बहुत कम रह गई है, तो जब बहुत कम संख्या में रह गए हैं ये, तो इनके लिए क्या क्या होगा, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का क्या होगा, वो भी अपने आप में एक चिंताजनक विषय है। द लायन वर्सेस चीता डिबेट चलती रहती है हमेशा से। अप्रैल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने की डेडलाइन रखी और ये कहा कि शेरों को, लायंस को कूनो पालपुर नेशनल पार्क है वहाँ पे शिफ्ट किया जाए गिर नेशनल पार्क से। अगर भारत में देखें तो भारत में शेर सिर्फ एक जगह मिलते हैं, गिर नेशनल पार्क में, जो कि अपने आप में एक समस्या है, अपने आप में एक बहुत ही चिंताजनक विषय है, क्योंकि अगर गिर में कोई बीमारी फैलती है तो उससे सभी शेरों की जो जनसंख्या है उस पर खतरा आ जाएगा। पिछले दिनों में हमने देखा भी था, एक बार कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस आया था, CDV वायरस आया था, जिसकी वजह से कई सारे शेरों की मृत्यु हो गई थी वहाँ पे। तो अगर शेर सिर्फ एक ही जगह होंगे पूरे भारत में तो उससे भी दिक्कत है, शेरों की जनसंख्या को अलग अलग क्षेत्रों में भी होना चाहिए। तो set a 6-month deadline in 2018 in the same case Supreme Court dismissed the contempt case against the government after its reassurance of following orders. It is not done yet। अब देखिए, अब तक ये ऐसा नहीं किया गया है, जबकि अब चीता को उसी एरिया में लाया जा रहा है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भारत के जो गिर में रहने वाले जो शेर हैं उनको कूनो जो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में उसमें शिफ्ट किया जाए, वो तो सरकार ने नहीं किया, लेकिन बाहर से चीते को शिफ्ट कर रहे हैं कूनो नेशनल पार्क में। The objectives of reviving grassland ecosystem services through cheetah could have been achieved by lions। तो जो ऑब्जेक्टिव थे कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम को डिराइव करने के, वो शेरों की मदद से भी हो सकते थे, लेकिन चीता को इंट्रोड्यूस करना वहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन सरकार ने सोचा है तो चलो ठीक है, देखते हैं कि चीता को इंट्रोड्यूस करने से भी काम चलता है या नहीं चलता है। नेक्स्ट आता है दूसरा, देखा जाए तो अभी MiG-21 प्लेन था वो क्रैश हो गया है और उनके जो पायलट थे उनकी भी मृत्यु हो गई है इसमें। तो MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स क्रैश्ड इन बाड़मेर राजस्थान, किलिंग द 2 पायलट्स अबोर्ड द ट्रेनर वर्जन ऑफ द फाइटर एयरक्राफ्ट। तो MiG-21 एयरक्राफ्ट कैसे क्रैश हो रहे हैं अगर हम देखें तो कितने क्रैश हुए हैं, तो देयर हैव बीन 6 MiG-21 क्रैशेज इन द लास्ट 2 months विद 5 क्रैशेज इन 2021 एंड 1 इन 2022। तो देखा जाए तो पिछले 2 महीनों में 6 MiG-21 क्रैश हुए हैं, 5 क्रैश हुए थे 2021 में और 1 हुआ था 2022 में। 5 pilots have lost their lives in these crashes। तो 5 पायलट्स की मृत्यु हो चुकी है। दिस इज़ द फर्स्ट फेटल ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश ऑफ द MiG-21 इन अ लॉन्ग टाइम। तो MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट कितने हैं अगर हम देखें तो भारत में अभी 4 स्क्वाड्रॉन्स हैं। एक स्क्वाड्रॉन के अंदर 16 से 18 प्लेन्स हुआ करते हैं, या 16 से 18 आप कह सकते हैं कि फाइटर जेट्स हुआ करते हैं एक स्क्वाड्रॉन के अंदर। और भारत में 4 स्क्वाड्रॉन्स हैं, यानी कि 16 फोर्स आप कर सकते हैं 64 और 18 फोर्स 72 की करीब 60 से 70 जो प्लेन्स हैं वो अभी भी हैं भारत में। ये रशिया से लिए गए थे, काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है। MiG-21 बाइसन विल बी फेज्ड आउट ऑफ इंडियन एयरफोर्स बाय 2025। तो 2025 तक ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जो लाइफ है वो पूरी हो जाएगी। द इंडियन एयरफोर्स इज लुकिंग टूवर्ड्स रिवाइविंग दीज स्क्वाड्रॉन्स बैक इनटू सर्विस विद द इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। तो जो LCA तेजस है उसको लाया जा रहा है अब, कि जो MiG-21 बाइसन है इनको हटा के LCA तेजस को लाया जा रहा है। द बाइसन वर्जन ऑफ द MiG-21 हैज़ ऑल्सो सीन द इंडक्शन ऑफ वीमेन फाइटर पायलट्स इन द इंडियन एयरफोर्स विद फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी। तो अवनी चतुर्वेदी जो हैं ये भी जो भारत की पहली फ्लाइंग ऑफिसर हैं, उन्होंने भी यही प्लेन उड़ाया है, बिकमिंग द फर्स्ट वीमेन पायलट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स टू कंप्लीट अ सोलो फ्लाइट ऑन द एयरक्राफ्ट इन जून 2016। नेक्स्ट आता है रोड एक्सीडेंट्स में, और जो डेथ्स हो रही हैं सड़कों पे उनमें कमी आई है 2018 के बाद से। तो ये कहना है यूनियन मिनिस्टर का। द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स
एंड द रिजल्टेंट डेथ्स एंड द नंबर ऑफ पीपल इंजर्ड डिक्लाइन फ्रॉम 2018 से लेके 2020 के बीच में। तो 2018 से लेके 2020 के बीच में जो रोड एक्सीडेंट्स के नंबर हैं उनमें भी कमी आई है, उनके वजह से जो होने वाली मृत्यु हैं उनमें भी कमी आई है, और जो लोग घायल हो जाते हैं उनके लोगों के अंदर भी कमी आई है। विद द फॉल पर्टिकुलरली शार्प फ्रॉम 4.5 लाख एक्सीडेंट्स इन 2019 टू 3.5 लाख एक्सीडेंट्स इन 2020। तो ये कहा जा रहा है कि 1 लाख एक्सीडेंट्स कम हुए हैं एक ही साल के अंदर। तो 4.5 लाख एक्सीडेंट्स हुआ करते थे 2019 में, और ये घटकर 3.5 लाख एक्सीडेंट्स रह गए हैं 2020 में। तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो मोस्ट एक्सीडेंट्स हुए हैं 2020 में, देखें सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स हुए हैं वो तमिलनाडु में हुए हैं, और उसके बाद ऐसे कम होते होते सबसे कम जो हुए हैं वो गुजरात के अंदर हैं। तो गुजरात में मोस्ट जो रोड डेथ्स हैं अगर हम देखें तो मोस्ट एक्सीडेंट्स सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में हैं, और मोस्ट रोड डेथ्स जो हैं सबसे ज़्यादा जो मृत्यु हुई हैं वो यूपी के अंदर हैं। सबसे कम जो मौतें हुई हैं वो गुजरात में हैं, और सबसे कम जो एक्सीडेंट हुए हैं वो भी गुजरात में हैं अगर हम इन स्टेट्स की बात करते हैं तो। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि 2017 में जो पर्सनस इंजर्ड हुए हैं वो 4,70,000 हैं, और जो डेथ्स हुई हैं वो 1,47,113 हुई हैं। तो इतनी डेथ्स हुई हैं, और जो रोड एक्सीडेंट्स हैं वो 4,64,000 थे, और कम होते होते 3,66,000 पे रह गए हैं एक्सीडेंट्स। बस इस डेटा से हमको ये चीज़ें पता चलती हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कुछ प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स हैं। तो 5th GST डे जो सेलिब्रेट किया गया है विद विजन GST@5, क्योंकि 5 साल हो गए हैं। 2017 में लॉन्च हुआ था, 2022 में GST को 5 साल हो गए हैं। साधन देश के सर्वांगीण विकास का सेलिब्रेटेड एट न्यू दिल्ली। तो उसको न्यू दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया है, और इसका जो नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया है विजन GST@5। उसके आगे लिखा गया है साधन देश के सर्वांगीण विकास का। तो बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसी साथ करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस आज के। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका सेशन है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।